वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेट परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डीसी मशीन के बारे में पढ़ा था, डीसी मशीन में डीसी मोटर और जनरेटर पढ़े थे, उसकी स्ट्रक्चर मतलब कंस्ट्रक्शन देखी थी और कुछ उसके फॉर्मूलेस पढ़े थे, जिसमें हमने जनरेटेड ईएमएफ देखी थी जनरेटर की केस में, डेवलप टॉर्क देखा था मोटर के केस में, और टाइप्स ऑफ मशीन बताए थे, चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो। आज हम डीसी वाला चैप्टर खत्म करने से पहले क्या करेंगे, इसके बेसिक न्यूमेरिकल, इसमें हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल आएंगे, सिंपल प्रॉब्लम, वो एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर वाला टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, सिर्फ सिंपल जो सिलेबस में है वो क्या, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बहुत हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले जैसे हमने जनरेटेड ईएमएफ का निकाला था, तो एक दो क्वेश्चन हम जनरेटेड ईएमएफ से रिलेटेड कर लेते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन जो हमने टाइप्स देखे थे सीरीज शंट वाला, एक क्वेश्चन उसका कर लेंगे और फिर हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन कोई दिया है कि, अच्छा इसे बताने से पहले एक चीज और बता देते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन बताई थी तो उसमें क्या कहा था कि वाइंडिंग में Z तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं और A क्या होता है, पाथ्स बताता है। A हमें ये बता रहा था कि हमारे जो नंबर ऑफ कंडक्टर है, पैरेलल पाथ्स कितने हैं, वो हमें A से डिफाइन करा, जिससे जब हमने Z बाय A करा था तो हमें पता लग गया था टोटल नंबर कनेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज इन टोटल पाथ, कि जो हमारे पैरेलल पाथ में है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट हैं, जेड बाय ए कर लिया था। अब क्या होता है जब हम डीसी मशीन पढ़ते हैं तो इसमें कंडक्टर के केस में जो वाइंडिंग आती है, आती है एक तो होती है वेव वाइंडिंग, आर्मेचर में वो दो तरीके से करते हैं, एक तो होती है वेव वाइंडिंग और एक होती है हमारी लैप वाइंडिंग। दोनों में अंतर क्या होता है, जब हम वाइंडिंग को क्या करते हैं, वाउंड करते हैं, उसमें डिफरेंस आता है कि हम पैरेलल पाथ जो हमने बताए थे कि पैरेलल पाथ्स होते हैं, उसमें वाइंडिंग किस तरीके से करते हैं। जब बात आती है लैप वाइंडिंग, बात किसकी आती है, अगर लैप वाइंडिंग की, लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि जो हम वाइंडिंग करते हैं उसमें जो हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो हमारे पोल के ही इक्वल होते हैं, हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो हम पोल टू पोल क्या करते रहते हैं, वाइंडिंग करते रहते हैं। एक ही उसमें क्या रहती है हमारी वाइंडिंग इस तरीके से, ऐसे वाइंडिंग होती है, इस तरीके से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ये हमारी लैप वाइंडिंग में होती है। ठीक है, तो इस वाली लैप वाइंडिंग में क्या होता है, एक यहीं से कनेक्ट हुआ और इसी तरीके से पैरेलल 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 करके दोनों एक जगह क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं, जितने मशीन में पोल्स होंगे उसी के हिसाब से हमारी क्या होती है, वाइंडिंग होती है। बस ये याद रखो और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है कि वाइंडिंग करके भी दिखाओ, लैप वाइंडिंग कैसे हुई, वेव वाइंडिंग कैसे हुई, तो इतना नहीं बताया है। सिर्फ ये याद रखना, लैप वाइंडिंग के केस में ए इज इक्वल्स टू कितना होता है, पी के इक्वल होता है, कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स अगर कोई पूछेगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने होंगे, जितने पोल होंगे उसी के इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। लेकिन अगर केस आता है वेव वाइंडिंग का, कौन सी वेव वाइंडिंग आती है, अगर वेव वाइंडिंग आती है तो वेव वाइंडिंग में इस तरीके से नहीं होती वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में जो वाइंडिंग है वो हमारी क्या होती है, इस तरीके से नहीं होती, बल्कि ऐसे, वेव वाइंडिंग में ये वाली वाइंडिंग हमारी रहती है, अलग अलग वाइंडिंग रहेगी। तो वेव वाइंडिंग डिफरेंट टाइप से होती है और जो लैप वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, डिफरेंट टाइप से। एक डायग्राम बनाना पड़ता है उससे, ऐसे ऐसे करते 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 क्या आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या आते हैं, पैरेलल। तो इसमें क्या हम बताते हैं कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं
कौन सी वाइंडिंग में? वेव वाइंडिंग में। वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। वेव वाइंडिंग में याद रखना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हमेशा कितने होंगे? 2 ही रहेंगे। 2 ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं। तो ये बस डिफरेंस याद रखना है, अभी न्यूमेरिकल आएगा तो इसका यूज हो सकता है। ठीक, तो न्यूमेरिकल दिया है कि एक 8 पोल लैप कनेक्टेड आर्मेचर, 8 पोल लैप कनेक्टेड आर्मेचर, इसका मतलब कौन सी वाइंडिंग है? लैप वाइंडिंग दी है, वाइंडिंग है लैप वाइंडिंग। 8 पोल लैप कनेक्टेड वाइंडिंग, पोल कितने दे दिए? 8, ये 2 चीज दी है। 8 पोल लैप कनेक्टेड आर्मेचर हैज 40 slots with 12 conductor per slots generated a voltage of 500 volt। क्या कहा है? लैप कनेक्टेड है, तो लैप कनेक्टेड से क्या लिख सकते हो? A is equals to 8 पोल लैप कनेक्टेड आर्मेचर हैज 40 slots। क्या कहा है? 40 slots। तो slots कितने हो गए? 40। slots is 40 slots with 12 कंडक्टर पर स्लॉट। पर स्लॉट कितने कंडक्टर हैं? ऐसे लिखो, पर स्लॉट कंडक्टर, कंडक्टर पर स्लॉट इज 12। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स निकल जाएंगे, अभी देख भी लेंगे। मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स तो पहले ही पता लग गए, Z निकल जाएगा। कंडक्टर पर स्लॉट है 12 और स्लॉट्स कितने हैं? 40। इसके बाद जनरेट्स अ वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट। कितनी वोल्टेज जनरेट कर रहा है? मतलब है क्या निकालने को? सारी चीजें यहाँ दिखी गई हैं। क्या निकालने को कहा है? डिटरमाइन द स्पीड एट विच इट्स रनिंग इफ द फ्लक्स पर पोल इज 50 मिली वेबर। फ्लक्स पर पोल 50 मिली, डिटरमाइन द, और कुछ तो, डिटरमाइन द स्पीड इफ फ्लक्स पर पोल इज 50 मिली वेबर। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें दी हैं, स्पीड निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला ई का तो पता ही है, ई जनरेटेड कितना होता है? एन ई बाय Z बाय ए। अगर ये n किस में है? एनपीएस में, मतलब आरपीएस में, तो यहाँ 60 नहीं लिखोगे। आरपीएम में निकालोगे तो यहाँ कितना लिखोगे? 60। बस इतना अंतर है। अब देखो n निकालना है, ई हमें दे रखा है, p दे रखा है, a लैप वाइंडिंग है, तो a इज इक्वल्स टू p होगा, तो a हमारा कितना हो जाएगा? 8। a हमारे पास कितना है? 8। ठीक है, यहाँ से a हमारे पास है, फाई हम पे है, p हम पे है, n निकालना है, z नहीं है। z कैसे निकालोगे? कंडक्टर पर स्लॉट कितने हैं? 12, और टोटल स्लॉट कितने दिए हैं? 40। तो कंडक्टर कितने आ गए? z इज इक्वल्स टू 12 टू 40। तो आ गया यहाँ से 480 आ गए हैं। ठीक है, फ्लक्स है 50 मिली वेबर। मिली वेबर को क्या लिख सकते हैं? इंटू 10 की पावर -3 वेबर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ईजी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है? ईजी की। ईजी इज ईजी की वैल्यू यहाँ से, ईजी कितना है? 500 वोल्ट। 500 एन फाइंड आउट करना है, मोल 8 दिया, फ्लक्स 50 मिली वेबर है, 10 की पावर माइनस Z 480 डिवाइड बाय ए, पी के बराबर है। ये हमारा आ गया। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो, सॉल्व करो, सॉल्व जितना कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल हो गया, वाली जीरो से ये वाली जीरो कट हो गई है, इस जीरो से ये जीरो, 50 बचा, 50 से हमारा 50 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया। ए और पी जहां भी लैप वाइंडिंग हो, ए और पी को ऐसे ही काट देते हैं। ए और पी इक्वल है, लैप वाइंडिंग है, और पी क्या हो जाता है हमारा? कैंसिल। कितना बचा यहाँ? 48
और 10 की पावर -3, n इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 1/48 इंटू 10 की पावर -3, n इज इक्वल्स टू 1000 बाय 40। तो 48 को 1000 से डिवाइड करो, इसमें कैलकुलेशन देखना कोई चीज गलत तो नहीं आ रही है। बाकी अब डिवाइड करके देखते हैं। 1000 डिवाइड बाय 48 हमारा ये आ गया 20.83। ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारा 20.833 आ रहा है, ये तो आ रहा है हमारा। अभी खाली ऐसे लिख पॉइंट आगे आरपीएस में क्या आ रहा है, आरपीएस में 20.833। ठीक है, 20.833 में आ रहा है, ये आरपीएस में आ रहा है। तो हम इसे कितना भी लिख सकते हैं। कभी भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो लिखते हैं वो पॉइंट में नहीं लिखते, इसे पूरा लिखना पड़ेगा, या तो 21 लिखना पड़ेगा या 20 लिखना पड़ेगा, 20.833 नहीं लिखते। अगर यही हमें लिखना है आरपीएम में, ये हमें किस में लिखना है, अगर आरपीएम में, स्पीड इन आरपी, तो ये है आरपीएस में। आरपीएम में करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, जो भी आरपीएस में आया है उसे मल्टीप्लाई किससे कर दो, 60 से। ये कहा था ना कि अगर यहाँ आरपीएम में होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, पर अब तो हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं स्पीड, तो बस क्या करना है, इसे 0.83 डिवाइड बाय 60 के लिए आरपीएम के लिए वही फॉर्मूला बनाए जो वहां पे था। ये 60 अगर नीचे आ जाए, एन के नीचे अगर 60 ले जाओ तो ये स्मॉल एन भी तो बचेगा, हमारा वहां निकला है आरपीएस में, तो सेम चीज है। इसे और मल्टीप्लाई कर दो 60 से, 3.83। ठीक है, ये कंप्लीट आ रहा है। 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट हटाने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा आ रहा है 1250। ठीक है, अगर खाली 20 लेते तो 1200 आ जाता, 21 लेते तो 1260 आता, पर हमने इसे ही लेकर अगर मल्टीप्लाई करी तो हमारा ये कंप्लीट आ रहा है 1250। तो ये हमने आरपीएम में निकाल दिया, वो किस में दिया है, आरपीएस। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करके इसे देख लेते हैं, ये टाइप का ही। सेकंड, a DC generator has an armature EMF of 100 volt. A DC generator has an armature EMF of 100 volt. DC generator दिया है और armature EMF कितना कहा है, 100 volt. 100 volt दे दिया। When the useful flux per pole is 20 milliweber. Useful flux इन्होंने कितना कहा है, when the useful flux per pole is 20 milliweber. 20 milliweber flux per pole. And the speed is 800 rpm. And the speed is 800 rpm. अब rpm में दिए है, फॉर्मूले में n/60 वाला फॉर्मूला होगा rpm. Calculate the generated EMF when the same flux and the speed of 1000 rpm. क्या कहा है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द जनरेटेड EMF, इसे 1 कह दो, इसे 2। कैलकुलेट द जनरेटेड EMF at same flux, इसका मतलब y2 is y1 and speed is same flux and speed is n2 is 1000 तो बोला है, and the speed is 1000 rpm. तो यहाँ पे इन्होंने क्या निकालने के लिए कहा है, हमें कहा है फ्लक्स सेम है, स्पीड अलग है, जनरेटेड ईएमएफ निकालो। सेम, सिंपल। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, और भी चीज निकालने को दी होगी, पहले ये निकाल लेते हैं। E इज इक्वल्स टू एन पी आई जेड बाय, अगर आरपीएम में है तो फॉर्मूला किसमें लिखने को कहा था, 60 है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट है वो देख, n कांस्टेंट, 60 कांस्टेंट, a कांस्टेंट और z कांस्टेंट। ये चीजें यहाँ पर क्या है, सॉरी n नहीं, n तो वेरिएबल है अभी, e कांस्टेंट, z कांस्टेंट, 60 कांस्टेंट, a। तो इसका मतलब जो eg है वो प्रोपोर्शनल है n के और फाई के। इसी के तो प्रोपोर्शनल है eg, eg इज प्रोपोर्शनल टू n और फाई। तो यहाँ से हम क्या भी लिख सकते हैं, g1 अपॉन eg, n1 फाई1 फाई2। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मतलब इसकी जगह हम के भी लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट वाली चीजें हैं, पर वही के यहाँ होगा, वही के यहाँ होगा, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि अगर एक ही जनरेटर है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, कंडक्टर, वाइंडिंग, वो सब क्या होगी, एक सी ही होगी, तो दोनों की क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब Eg1 कितना है, फाई भी अभी दोनों का सेम है तो फ्लक्स काट सकते हो, पर लिख के भी देख लेते हैं। Eg1 कितना है, 100, Eg2 कैलकुलेट करना है, N1 कितना है, 800, फ्लक्स कितना है, 20 मिली वेबर, ठीक। यहाँ पर N2 कितना है, 1000, फ्लक्स कितना है, सेम, फ्लक्स सेम है, Eg2 इज इक्वल्स टू आ गया, ये आ गया, पहले 100 थी, अब 125। और हम देख भी सकते हैं कि जनरेटेड ईएमएफ स्पीड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पीड इंक्रीज होगी तो जनरेटेड ईएमएफ भी क्या होगा, इंक्रीज। नेक्स्ट चीज देखते हैं और क्या पूछा है, और इन्होंने पूछा है with a flux per pole of 24 milliweber and a speed of 900 rpm। अब कहा है अगर फ्लक्स भी चेंज हो जाए, Eg2 निकालो, सेकंड, Eg2 निकालो, अगर अब फ्लक्स हमारा कितना हो, Eg2 at flux is 24 milliweber, 24 milliweber and speed is 900 rpm, speed is 900 rpm। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें बस वैल्यू आप पुट कर देते हैं। Eg1 100, Eg2 कैलकुलेट करना है, N1 800, फ्लक्स 20 मिली वेबर, N2 900, फ्लक्स 4 मिली वेबर, ठीक है। अब Eg2 कैलकुलेट कर लो, Eg2 हमारा कितना आ गया, यहाँ से भी अगर और हिस्से हम हटाना चाहते हैं या ऐसे, ये 5 टाइम्स यहाँ से हट जाएगा और ये टाइम्स यहाँ चला जाएगा, तो Eg2 इज इक्वल्स टू, Eg2 तो यहाँ गया, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया, ठीक है। ठीक, ये आ गया हमारा जनरेटेड ईएमएफ एट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 24 मिलीमीटर एंड स्पीड इज 900 आरपीएम। तो दोनों टाइप पे हमने क्या कर लिए, ठीक है, अगर फ्लक्स चेंज हो, स्पीड चेंज हो तो क्या होगा। पहले वाला लैप वाइंडिंग खाली क्या निकालना था, स्पीड या फिर जनरेटेड ईएमएफ निकाल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं, सिंपल वाइंडिंग का करके देख लेते हैं। 110 वोल्ट, 110 वोल्ट ये इन्होंने दिया है, 110 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर
डिलीवर्स अ लोड करंट ऑफ 50 एम्पियर, 110 वोल्ट का डीसी शंट जनरेटर है और डिलीवर कर रहा है लोड करंट 50 एम्पियर की। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम, फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस इज 55 ओम, the generator rotate at a speed of 1800 rpm, 6 poles, lap winding, total number of conductors is 360, and calculate the voltage at armature and the flux per pole. ये वाले में तो चलो दो तीन चीज निकालने, पहले थोड़ा इससे सिंपल कराते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन कराएंगे। पहले थोड़ा इसका सिंपल वाला देख लेते हैं या डायरेक्ट यही वाला करा देंगे, देखते हैं अभी। चलो कौन सा वाला, पहले थोड़ा सिंपल कराते हैं जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया हो। सिंपल वाला तो इससे पहले इसे डीसी शंट जनरेटर, शंट जनरेटर का, ठीक है, ये डीसी का क्या बन गया, शंट जनरेटर। 110 वोल्ट इन्होंने दे दिया कि 110 वोल्ट का डीसी शंट जनरेटर है, तो 110 वोल्ट का हमने क्या बना लिया यहाँ पर, डीसी शंट जनरेटर बना, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, डिलीवर्स अ लोड करंट ऑफ 50 एम्पियर, इसका मतलब जो ये लोड करंट डिलीवर कर रहा है, ये दो चीज दी, और क्या कहा है, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम, फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस इज 55 ओम, फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस 5, ये हमने आर्मेचर बना लिया। हमने क्या चीज यहाँ बताई थी कि ये वो वोल्टेज है जो डिलीवर हो रही है, कितनी वोल्टेज डिलीवर कर रहा है, 110 वोल्ट, कितनी करंट डिलीवर कर रहा है, 3 एम्पियर। आर ए, ये हो गई जनरेटेड ईएमएफ, आर ए इसका रजिस्टेंस या आर्मेचर, ये हो गई आर्मेचर की करंट आई है, ये आर्मेचर करंट है, और ये हो गई शंट करंट, वाइंडिंग की, शंट वाइंडिंग की करंट, और ये हो गई आर एस एच। तो फील्ड का रेजिस्टेंस ये रहा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस ये रहा, लोड करंट टोटल इन्होंने क्या करी है यहाँ पर गिवन है, तो बस यहाँ फॉर्मूला लगाओ और इसकी वैल्यू, क्या क्या वैल्यू निकालनी है, इन्होंने क्या कहा है, जनरेटिंग स्पीड वगैरह दे दी है और कहा है फ्लक्स पर पोल निकालो और इसकी वोल्टेज निकालो आर्मेचर, तो बस ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये जनरेटर है, क्या कहा है, जनरेटर, तो हमने एरो बाहर को बनाया और ऐसे ये डिलीवर कर, यहाँ पर जनरेटर के केस में क्या कहा था, जनरेटर देता है ना ईजी, ईजी वैल्यू देता है, और ईजी क्या देता है, आई ए आर ए प्लस वी, ठीक है, ये होगा किसकी वैल्यू, ईजी की, तो ईजी इज इक्वल्स टू आई ए आर ए प्लस वी, आई ए आर ए प्लस वी, खाली इस लूप में। अभी ये वाला लूप यहाँ पर देखो, तो आई ए आर ए हमें यहाँ पर पता है, आई ए नहीं पता, क्या निकालना पड़ेगा, आई ए निकालना पड़ेगा। अब दूसरी चीज हमें क्या पता है, V इज इक्वल्स टू आई एस एच आर एस एच, V इज इक्वल्स टू आई एस एच आर एस एच, V हमें पता है, V कितना है 110, आई एस एच नहीं पता, आर एस एच पता है, फाइव, आई एस एच कितनी आ गई 11 बाय 55, ये आ गई। अब ये कितने टाइम्स जो कट हो जाएगी, तो ये हमारी क्या आ गई, आई एस एच, फील्ड की करंट आ गई, क्या आई एफ लिखा हो कहीं आई एस एच लिखा हो, तो ये हमारी फील्ड की करंट आ गई। अब हमें क्या चीज पता लग जाएगी, यहाँ से आई ए पता लग जाएगी, आई इज इक्वल्स टू आई ए इज इक्वल्स टू आई एस एच प्लस आई, किरचॉफ लॉ अगर यहाँ पर लगाएंगे, आई ए निकालनी है, आई एस एच कितनी आई है 2, आई कितनी है 3, तो आई ए कितनी आ गई 2,
एम्पियर। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आईए की। अब ये आईए की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस वाली यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो। Eg इज इक्वल्स टू जनरेटेड वोल्टेज जो है, आर्मेचर ने कितनी वोल्टेज जनरेट करी वो कितनी आएगी, Eg इज इक्वल IA RA प्लस P। हमें पता है जनरेटेड हमेशा ज्यादा ही आएगी, हो गई 2 की 0.2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो ये हमारी आ गई 10.2। तो 0.2 की जब हमने मल्टीप्लाई करी तो कितनी आ गए हमारे 10.4। 10.4 प्लस 1 110 में 10.4 यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1, हो गया आंसर। तो अगर ये भी कहे ना वोल्टेज एट नो लोड, आर्मेचर वोल्टेज एट नो लोड, तो भी हमारी यही वैल्यू आई, क्या आ गई 120.4। 110 में हमने 10 ऐड कर दिया, हमारा आ गया 120.4। दूसरी चीज क्या निकालने को कही है इन्होंने, फ्लक्स पर पोल। नेक्स्ट क्या कहा है, फ्लक्स पर पोल। तो फ्लक्स पर पोल के लिए बस हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, अगर फ्लक्स की बात ये कर रहे हैं, फ्लक्स की अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो वाला यहाँ पर क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड दे रहे, स्पीड 1800 है, 6 पोल है, लैप वाइंडिंग है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 3 है। तो बस फ्लक्स निकालने के लिए पुरानी वाली करनी है, फ्लक्स निकालने के लिए अब वैल्यू कंडक्ट, टोटल नंबर ऑफ कंडक्ट, लैप वाइंडिंग A इज इक्वल्स टू 8 पोल, स्पीड कितनी बताई थी 6 पोल एंड 1800 आरपीएम स्पीड, 6 पोल एंड 1800 आरपीएम स्पीड। ठीक है, अब बस ये वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू NP बाय Z बाय Eg कितना निकला 120.4, ये हमारा Eg की वैल्यू आ गई थी 120.4, है 1800 आरपीएम रखना पड़ा हमें। पोल कितने हैं 6 पोल, फ्लक्स निकालना है, कंडक्टर है, पोल A इज इक्वल्स टू, हमारा A इज इक्वल्स टू P है, कैंसिल हो गया, से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, पर इन्हें डायरेक्ट ऑफ कैलकुलेट ही कर लो। फाइव इज इक्वल्स टू 120.4 डिवाइड बाय 6। चलो इसकी वैल्यू कैलकुलेट, 120.4 डिवाइड बाय 6 टू 180, ये हमारा आया 0.11 ऐसे आ रहा है, ये वेबर में आ रहा है, मिली में लिख सकते हैं इसे, तो अगर मिली में 0.0 और 0 आ रहा है, 0.0111485 आगे भी है। अगर इसे वेबर को मिली में करना है तो 3 1 2 3 क्या कर सकते हैं 11.14 की जगह डेटा, इसके बाद तो इसे तो इसी टाइप का ये मैंने शंट का करा दिया, ऐसे तुम एक सीरीज का करके देखना, एक कंपाउंड का करके देखना, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी फाइंड आउट हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अब वो है, ये हमारा डीसी चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो गया, डीसी मशीन्स खत्म हो गया है।
नेक्स्ट इस यूनिट में है 3 फेज इंडक्शन मशीन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिलेबस में है वो आपके क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखो मोटर की बात, यहाँ मोटर क्या कहा था कि जो हमारे मोटर होते हैं वो क्या होता है, ये चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन ही तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल में ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। 3 फेज कहाँ है, तो इसका मतलब जो हमने सिंगल फेज और 3 फेज पढ़े थे इसी वाले चैप्टर में सेकंड यूनिट में, तो यहाँ पर जो हमारी सप्लाई होगी वो हमारी सप्लाई कैसी होगी, जो हम जनरेटर को दे रहे हैं सप्लाई, 3 फेज सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, 3 फेज सप्लाई यहाँ पर देंगे तो इसे 3 फेज हो गई। इंडक्शन मोटर क्यों कहा, यहाँ जो प्रिंसिपल होगा वो किसका होगा, इंडक्शन का। यहाँ पर ये वाली मोटर जो हमारी होती है वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारी क्या है, सेल्फ स्टार्ट है। और इसमें हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी, ये अपने आप ही हमारी क्या हो जाएगी, ये मोटर इंडक्शन के प्रिंसिपल से अपने आप ही हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। एक तरीके से हम ये भी कहते हैं कि जो इंडक्शन मोटर होती है, ये जो इंडक्शन मोटर होती है ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है। सेम ऐसे ही हमारा वर्क कौन भी करता है, ट्रांसफॉर्मर भी करता था, जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था यूनिट 3 में। तो हम ये भी कहते हैं कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं या जो इंडक्शन मशीन्स होती हैं वो हमारी कुछ कुछ या बहुत हद तक सेम होती है ट्रांसफॉर्मर की तरह, एज इट इज। बस ट्रांसफॉर्मर जैसे कि एक स्टेशनरी है, ट्रांसफॉर्मर हमारी कैसी डिवाइस है, स्टैटिक है। और वहां हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन नहीं कहते बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन कहते हैं, ये चीज कहते हैं। पर मैंने कहा था कि अगर कहीं भी हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो बेसिक प्रिंसिपल तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाला ही चलता है, मतलब फैराडेज लॉ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही चलता है। बस डिपेंड होता है कि कहाँ हम स्टैटिकली यूज कर रहे हैं, कहाँ हम डायनेमिकली इंड्यूस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही हुआ है, पर ये वाली डिवाइस इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं हो। दूसरी चीज हम ये कहते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर में एक स्टेटर था रोटर था, सेम ऐसे ही यहाँ भी होता है, एक स्टेटर, जैसे सॉरी ट्रांसफॉर्मर में था एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ हमारा क्या होता है, मोटर है, मशीन है, मोटर मशीन में हमेशा क्या होता है, स्टेटर और रोटर। तो जो वहां पे प्राइमरी वाइंडिंग हमने कही थी, यहाँ ये कहा था एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग होती, तो जो हमारी सोर्स वाली वाइंडिंग थी, प्राइमरी वाइंडिंग थी, उसे हम यहाँ पे मान लेते हैं स्टेटर की तरह। और जो हमारी लोड साइड वाली वाइंडिंग कह दिया था, तो लोड साइड वाली वाइंडिंग को हम किसकी तरह कह देते हैं, रोटर की तरह यहाँ पर कह देते हैं। बाकी जो प्रिंसिपल होता है, जो इसमें इंडक्शन होता है, इंडक्शन बिल्कुल सेम तरीके से होता है उसकी तरह यहाँ पर, इसलिए हम कहते हैं बहुत हद तक हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है और ट्रांसफॉर्मर है ये वर्किंग में और समझाने के तरीके में बिल्कुल एक दूसरे, या जो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है वो क्या रहता है, सेम सेम ही होता है। अब सेम सभी मशीन की तरह जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं, दो मेन पार्ट होते हैं। कौन से, एक हमारा स्टेटर होगा और एक हमारा रोटर। स्टेटर हमारा कौन सा पार्ट है, सेम स्टेटर हमारा पार्ट है स्टेशनरी, तो पार्ट हमारा क्या नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। रोटर हमारा कौन सा पार्ट है, रोटेटरी, जो हमारा क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब जैसे मैंने डीसी मशीन में कहा था कि वाइंडिंग थोड़ी उल्टी रहती है, वाइंडिंग उल्टी का मतलब कि वहां हमने तो फील्ड वाइंडिंग थी वो हमने किस पे करी थी, फील्ड वाइंडिंग हमने स्टेटर पे करी थी। जो हमने आर्मेचर वाइंडिंग करी थी, जो करंट कैरी करता है, वो हमने किस पे करी थी, रोटर पे करी थी। वो किस में होता था, डीसी में। यहाँ पर जस्ट अपोजिट ही होगा, जो हमारे लिए सही रहता है क्या, कि यहाँ पर जो स्टेटर होगा, स्टेटर पे तो वाइंडिंग करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग, मतलब जो करंट कैरी करेगी वो वाली वाइंडिंग। और रोटर पे कौन सी वाइंडिंग करेंगे, रोटर पे होती है फील्ड वाइंडिंग। का मतलब क्या है, का फील्ड का वाइंडिंग का मीनिंग क्या है, कि सेम जो क्या डेवलप कर रही है, फील्ड डेवलप कर, या फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग अगर नहीं भी कहो तो हम क्या कहेंगे कि जो हम सप्लाई देंगे वाइंडिंग को, जो बाहर से सप्लाई आएगी वो हम किस पे देंगे, स्टेटर पे देंगे। वहां हम किस पे दे रहे थे, आर्मेचर पे दे रहे थे, रोटर पे दे रहे थे, यहाँ किस पे देंगे, स्टेटर पे देंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग हो
यहाँ पे वैसे इस आर्मेचर वाइंडिंग नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग होती है। रोटर पे कौन सी वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग बोलते हैं। बस मैं तुम्हें समझाने के लिए कि अगर डीसी से कंपेयर कर रहे हो तो क्या कहेंगे कि जो आर्मेचर है, मतलब जो करंट कैरी करने वाली वाइंडिंग है, वो किस पे रहेगी, स्टेटर पे रहेगी। ठीक है, इसी से ही हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। हमें और मशीन की क्या करने की जरूरत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अलग से बनाने नीड नहीं है डीसी की तरह। ठीक है, या कोई परमानेंट मैग्नेट भी ले लेते हैं जैसे, तो डीसी में ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ पर यही हमारा क्या बना देती है, फील्ड बना देती है। ट्रांसफॉर्मर वाला हिसाब भी, तो स्टेटर पे होगी स्टेटर वाइंडिंग, रोटर पे होगी रोटर वाइंडिंग। तो हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग ही कह देते हैं, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग कहने की जगह। ये चीज हमें याद रखनी है क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट ही होती है। स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग कह दो, स्टेटर वाइंडिंग कह दो, कि स्टेटर पे हमारी कौन सी स्टेटर वाइंडिंग, आर्मेचर रोटर पे हमारी कौन सी रोटर। स्टेटर बिल्कुल सेम ही रहता है, जितने अदर स्टेटर रहते हैं उसकी तरह ही रहता है, बस अंतर क्या होता है, यहाँ वाइंडिंग होती है स्टेटर। रोटर के अकॉर्डिंग ही हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। टाइप्स हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के, वो कितने हैं, दो पार्ट में डिवाइड है। किसको देखते हुए, रोटर को देखते हुए। एक हमारी होती है स्क्वायरल केज, कौन सी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर थ्री फेज। ठीक है, और दूसरी हमारी होती है वाउंड टाइप या फिर स्लिप रिंग, वाउंड टाइप या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो दो टाइप की स्लिप इंडक्शन मोटर है, किसके अकॉर्डिंग, रोटर के अकॉर्डिंग। ठीक, स्टेटर। अब बात करते हैं स्टेटर से कि स्टेटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो बाहर का पार्ट है वो तो सेम कहता है ना, फ्रेम होता है, लेकिन फ्रेम के अंदर वाला पार्ट क्या होता है, योक। फ्रेम तो बचाव के लिए, सेफ्टी के लिए होता है। हमारा जो सबसे आउटर वाला एरिया होता है वो क्या होता है, योक होता है, सेम। यहाँ पर अभी तक हम जब हमने डीसी देखा था तो वाइंडिंग कैसी थी, सिंगल ही वाइंडिंग थी, सिंगल फेज। डीसी में कोई हम फेजेस शो नहीं करते, लेकिन जब थ्री फेज एसी की बात आती है और थ्री फेज सप्लाई की बात आती है, तो सेम जो हमने थ्री फेज सप्लाई पढ़ी थी कि थ्री फेज होते हैं, या तो स्टार में होता है या किस में होता है, डेल्टा में होता है, सेम यहाँ पर होता है कि इसके स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग करी जाती है, थ्री फेज वाइंडिंग करी जाती है। और वाइंडिंग भी कैसे करी जाती है, स्टार या डेल्टा में वाइंडिंग यहाँ पर करी जाती है। स्टार या डेल्टा में थ्री फेज वाइंडिंग स्टेटर पे करी जाती है। अब ये वाइंडिंग करने के बाद जो हमने स्टार डेल्टा में थ्री फेज वाइंडिंग करी, उसको करने के बाद क्या चीज रहती है कि वाइंडिंग सेम स्टार डेल्टा में कर रहे हैं, इसका मतलब जिस स्टेटर पे वाइंडिंग होती है उसमें जो वाइंडिंग्स रहेंगी उनका आपस में कितने कितने डिग्री पर फेज शिफ्ट रहता है, 120 डिग्री पर फेज शिफ्ट रहता है। ये चीज मेन है कि जो स्टेटर पे वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है, थ्री फेज वाइंडिंग। कौन सी, थ्री फेज वाइंडिंग होती है। या तो स्टार में वाइंडिंग होती है या हमारी किस में होगी, डेल्टा कनेक्शन में वाइंडिंग रहती है, किस पर, स्टेटर पे। अब वाइंडिंग के लिए स्टेटर पे क्या दिए जाते हैं, स्लॉट दिए जाते हैं। जो वाइंडिंग होती है उसके लिए हमारा जो स्टेटर होगा, ये स्टेटर, स्टेटर में क्या दिए जाते हैं, स्लॉट दिए जाते हैं। और इन स्लॉट में हमारी क्या होती है, हमने वाइंडिंग बताई, इन स्लॉट में हमारी थ्री फेज वाइंडिंग होगी। ठीक, और वाइंडिंग आपस में कितने कितने डिग्री पर रहेगी, 120 डिग्री पर फेज शिफ्ट पे रहती है। और सप्लाई उसे क्या करते हैं, प्रोवाइड कराएंगे मोटर के केस में। तो थ्री फेज सप्लाई यहाँ पर आ गई। अब जो इसमें स्लॉट होते हैं, ये क्या कहा, स्लॉट होते हैं ना इसमें, चाहे ये हमारी ये वाली है या सिंक्रोनस आगे पढ़ेंगे, इनकी कंस्ट्रक्शन क्या रहती है, सेम सेम रहती है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो, ऐसी सिंक्रोनस की। इसमें जो स्लॉट होते हैं, स्लॉट तीन तरीके के होते हैं। डीसी की भी अगर बात करें वहां के लिए भी बता रही हूँ, और आगे की मशीन जो है उसके लिए भी बता रही हूँ। इस स्लॉट जो होते हैं हमारे, वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो स्लॉट होते हैं ओपन स्लॉट, एक स्लॉट होते हैं सेमी ओपन, और एक स्लॉट होते हैं क्लोज्ड। इसका मतलब जो आर्मेचर पे स्लॉट होते हैं ना, ये एक तो स्लॉट हमारे कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं। इसका मतलब ये मान लो ये आर्मेचर है, और आर्मेचर में ऐसे कैसे स्लॉट रहेंगे, तरीके से रखा है ना, यहाँ पर स्लॉट है, स्लॉट कैसे, ओपन स्लॉट रहते हैं। ये आर्मेचर, ये आर्मेचर बनाई,
और आर्मेचर तरीके से ओपन स्लॉट होते हैं, गोल गोल बनी रहेगी ओपन स्लॉट, ठीक है। और इस तरीके से इनमें क्या कर दी जाए, पॉइंटिंग। ओपन स्लॉट हल्के से क्या रहते हैं, डीप रहते हैं, गहरे, क्या रहेंगे, गहरे, ताकि वाइंडिंग कहाँ ना निकल जाए, बाहर ना निकल जाए, सेफ्टी के पर्पज से। तो ये होते हैं ओपन स्लॉट। दूसरे वाले क्या होते हैं, सेमी ओपन। सेमी ओपन हल्के से क्या रहते हैं, बंद टाइप के, क्या होते हैं हमारे, सेमी ओपन होते हैं, ये रहे ऐसे सेमी ओपन रहेंगे, ठीक है। तो जो इंडक्शन मोटर में स्लॉट होते हैं वो कौन से होते हैं, सेमी ओपन रहते हैं। जबकि हमारा जो सिंक्रोनस में और डीसी में रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ओपन स्लॉट रहते हैं। सिंक्रोनस और डीसी में हमारे कैसे रहते हैं, ओपन स्लॉट हम बोलते हैं। और सेमी ओपन किस में रहते हैं, जो हम इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं इसमें कैसे रहते हैं, सेमी ओपन। सेमी ओपन का मतलब क्या है कि इसमें थोड़ी सेफ्टी भी हो गई, बाहर निकलने का भी खतरा कम हो गया, और इफेक्ट पड़ता है लीकेज का, जो हमारा लीकेज होता है ना उसका इफेक्ट पड़ता है कि स्लॉट जैसे जैसे अलग होंगे तो स्लॉट की वजह से एयर गैप अलग अलग होगा सब में। जब एयर गैप अलग अलग होगा तो रिलक्टेंस अलग अलग होगा, रिलक्टेंस अलग अलग होगा तो फाई, जो हमारा फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स, वो भी हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, इस वाले की, ओपन की, ओपन में क्या देख रहे हो तुम, खुला है। अगर ये ओपन में ओपन है ऐसे, इसका मतलब यहाँ पर जो एयर गैप है वो भी हमारा क्या है, ज्यादा है। वैसे भी एयर गैप ज्यादा ही रहता है, तो और इसके रोटर रहता है, रोटर और इनके बीच में जो एयर गैप रहता है वो कैसा रहता है, ज्यादा। ये मैंने ना बाहर को इसलिए दिखा रखा है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसके स्लॉट रहते हैं, वरना स्लॉट या अंदर को फाइंडिंग अंदर होगी, ये सब दिखा दिए, यही स्लॉट अंदर की तरफ रहते हैं, रोटर और रोटर के ऊपर आर्मेचर और आर्मेचर में स्लॉट, गिर के नीचे भी आ सकते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि जब बाहर को है तो गिरेंगे क्यों, ये अंदर की तरफ शो करोगे, खाली दिखाने के लिए इस तरीके से तुम बना के दिखा दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज बताइए कि रिलक्टेंस अलग अलग होता है, जैसे जैसे तुम्हारे यहाँ क्या होगा, स्लॉट होंगे, स्लॉट के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, जो एयर गैप है, एयर गैप, या फिर ये कहो कि इनके बीच में जो गैप रहेगा, जो फ्लक्स को जाने के लिए रास्ता मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। लीकेज जो होगी वो कैसी होगी, अलग अलग लीकेज होगी, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अगर ओपन स्लॉट हो, यहाँ पर लीकेज सबसे कम होती है। लीकेज किसकी, फ्लक्स लीकेज, जो फ्लक्स लीकेज की वैल्यू होती है, या ये कहो ओपन वाले में रिलक्टेंस ज्यादा होता है, फ्लक्स लीकेज हमारी क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर सेमी लेते हैं, सेमी में मॉडरेट रहता है, रिलक्टेंस ज्यादा है, लीकेज कम है, लेकिन इससे कम रिलक्टेंस होगा और इससे थोड़ी ज्यादा हमारी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर बिल्कुल क्लोज्ड ले लें, क्लोज्ड वाले क्या होते हैं, बिल्कुल बंद स्लॉट वालों की अगर बात करें, ऐसे बंद रहते हैं स्लॉट, ठीक है। हाँ भी आर्मेचर स्लॉट बनाएंगे, ऐसे बंद बनाएंगे, उसके अंदर हमारी क्या रहती है, वाइंडिंग रहती है। इस केस में तुम ये कहोगे कि रिलक्टेंस तो होगा ही नहीं क्योंकि कोई गैप ही नहीं है, रिलक्टेंस तो होगा ही नहीं, गैप ही नहीं है, रिलक्टेंस लो होगा, ये कहो रिलक्टेंस कैसा होगा, लो। तो जो ये फ्लक्स वाली वैल्यू होती है ना, लीकेज फ्लक्स की, इनके चारों ओर ही रहती है, लीकेज फ्लक्स होगा वो यहाँ पर कैसा होगा, ज्यादा होगा। लीकेज फ्लक्स क्या रहता है, ज्यादा रहता है किसमें, क्लोज वालों में। जो क्लोज वाले यूज करते हैं ये कभी भी बड़ी मशीन्स के लिए यूज नहीं करते हैं, के लिए करते हैं, के लिए यूज करते हैं। एक और हम डिसएडवांटेज एडवांटेज, अगर ओपन रहेंगे तो हमारा सबसे आसान है, अगर वाइंडिंग खराब हो गई या कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसे क्या कर सकते हैं, निकाल के ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोज्ड स्लोप रहेंगे, स्लॉट रहेंगे, तो क्लोज वाले में हम दोबारा से क्या नहीं कर सकते, मतलब इजीली मेंटेनेंस या दोबारा मेंटेनेंस नहीं कर सकते। क्लोज वाला सिर्फ छोटी मशीन का मतलब छोटी मोटर में, बड़ी मोटर्स की बात करते हैं तो ओपन या हमारा सेमी ओपन यूज होते हैं। स्लॉट में भी क्या डिफरेंस आता है, स्लॉट जैसे जैसे होंगे ऐसे ही रिलक्टेंस की वैल्यू होगी। अगर ओपन स्लॉट है रिलक्टेंस हाई रहता है, क्लोज स्लॉट है रिलक्टेंस रहता है, मीडियम वाला है ओपन है तो उसमें रिलक्टेंस इन दोनों के बीच में रहता है। ऐसी फ्लक्स लीकेज की वैल्यू है, जो हमारा एस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना फ्लक्स के, तो जो लीकेज फ्लक्स होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर रिलक्टेंस ज्यादा है, लीकेज फ्लक्स कैसा होगा, कम रहेगा। और सेमी ओपन में कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है।
ये तो हो गया स्टेटर। स्टेटर देखो देख भी लेते हैं, ये पूरी इंडक्शन मशीन का डायग्राम है, ये हमारा पूरा 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है। तो इसमें हम क्या चीज देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ना ये स्टेटर है, पार्ट क्या है स्टेटर है, और स्टेटर में ये टर्मिनल बॉक्स है जिससे ये 3 फेज कनेक्शन देती है, बाहर से 3 फेज वायर क्या होते हैं बाहर निकले हुए रहते हैं। तो 3 फेज सप्लाई बाहर से आ रही है, वो 3 फेज सप्लाई हम ये देखो यहाँ 6 वायर होंगे ये जोड़ देते हैं। ठीक, मोटर में बाहर तो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर वाला पार्ट ही योक है, और इसी पे हमारे क्या रहते हैं स्टेटर है, या एक अंदर वाला पार्ट क्या है स्टेटर है, और स्टेटर में ही हमारे क्या रहते हैं स्लॉट रहते हैं। इस स्लॉट में देखो ये जो वाइंड कॉपर कलर की हम यहाँ पर जो वाइंडिंग करते हैं वो किससे करते हैं कॉपर से। ये चीज याद रखना क्योंकि यहाँ वाइंडिंग है, सप्लाई दी जाएगी, सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ पर भी क्या जरूरी है हिस्टैरिसीस और एडी करंट का ध्यान रखना है। तो हिस्टैरिसीस और एडी करंट का ध्यान रखना है, इसलिए क्या चीज हमें यहाँ देखनी है कि जो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर लेंगे वो किसका लेंगे सिलिकॉन फास्ट लेंगे, जिससे हमारी क्या रहेगी हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम रहे। ये रही हमारी वाइंडिंग है जो कॉपर वाली दिख रही है, ये स्लॉट भी अगर हो सकते हैं तो ऐसे खांचे खांचे से होता है, तुम्हें स्लॉट दिख रहे हैं जिसके अंदर ये क्या है वाइंडिंग करी हुई है, और वाइंडिंग ये कॉपर की है पूरी, और वाइंडिंग कैसे करते हैं 3 फेज ही करती है, जबकि 120 डिग्री पर ही ये क्या करी जाती है वाइंडिंग करी जाती है, इसमें इतनी पहचान में नहीं आएगी। अब इसका ये क्या है देखो, ये रोटर है, ये जो बीच में है ना ये शाफ्ट है पूरी, और शाफ्ट पे ये क्या है रोटर बाहर निकाल के दिखा रखा है, रोटर भी दिखाते हैं। रोटर के बाद ये क्या होता है एंड वाला पार्ट है तुम्हारा क्या एंड रिंग, और तब एंड रिंग अभी नहीं कहोगे, एंड रिंग इसमें होती है, ये हमारा एंड फ्रेम का एंड वाला पार्ट है, फ्रेम को क्या करते हैं क्लोज। इसी की ही शाफ्ट पर, ये शाफ्ट अभी लगाएंगे पीछे, यहीं पर ही शाफ्ट पर क्या रहती है हमारी बियरिंग भी रहेगी और फैन भी रहेगा। कूल करने के लिए यहाँ क्या लगे रहते हैं फैन लगा रहता है, और ये फ्रेम को क्लोज करने के लिए एंड फ्रेम होता है, ये इसका ही बॉक्स है। इसके बाद ये हमारा पार्ट है देखो रोटर का, रोटर की ये तो होती है शाफ्ट, सिल्वर कलर की क्या है ये है रोटर की शाफ्ट, और ये रोटर का टाइप, ये रोटर का टाइप दिखा रखा है, ये रोटर का कौन सा टाइप दिखा रखा है, दो रोटर बताए थे, एक स्क्वायरल केज होता है एक वाउंड टाइप होता है, ये हमारा कौन सा है स्क्वायरल केज टाइप रोटर यहाँ पर शो कर रखा है, स्क्वायरल केज अभी रोटर दिखा देंगे। रोटर की शाफ्ट, और शाफ्ट पे यहाँ पर क्या होती है अगर हमारा कौन सा वाला है स्लिप रिंग टाइप का रोटर है, तो रोटर पर ही क्या होगी स्लिप रिंग भी यहाँ पर दी है। ठीक है, अगर हमारा क्या है रोटर कौन से टाइप का है पाउंड टाइप है या स्प्रिंग टाइप का है, तो स्प्रिंग भी हमारी किस पे माउंट रहती है शाफ्ट पे माउंट रहती है, और उसी पे ब्रश लगे रहते हैं, और बाहर से हम क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं अगर कनेक्ट करनी है। बाकी इस शाफ्ट पर ही शाफ्ट कीइंग होती है, जिससे हम कोई भी लोड जो घुमाना है उसमें क्या कर सकते हैं करा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर पूरी क्या हो जाती है बंद, ये एंड फ्रेम्स रहते हैं, ये फ्रंट वाला है और ये एंड वाला फ्रेम है, इसको क्या कर देते हैं पोस्ट कर देते हैं। किसकी स्ट्रक्चर है पूरी 3 सेक्शन स्ट्रक्चर दे दी। नेक्स्ट क्या कहा है कि रोटर के अकॉर्डिंग हमारी जो मशीन होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड है, एक स्क्वायरल केज और एक वाउंड टाइप। तो ये फर्स्ट हमारी कौन स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इसमें स्क्वायरल केज इसे क्या नाम क्यों नाम दिया, जो इसका ये रोटर है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो स्क्वायरल केज मोटर है, जो स्क्वायरल का केज होता है उसकी तरह ही है, जैसे रैट वाला या स्क्वायरल का केज देखा होगा जिसमें वाली एक्सरसाइज करते हुए भी देखा होगा, तो सेम एक केज की तरह होता है, तो इस स्क्वायरल केज कहा जाता है। अब यहाँ पर कोई अलग से वाइंडिंग नहीं करी जाती, सोचे होंगे रोटर पे वाइंडिंग तो होती है जिसे रोटर वाइंडिंग कहते हैं, पर स्क्वायरल केज वाले में कोई अलग से वाइंडिंग नहीं करी जाती। ये जो बार्स हैं कॉपर या एल्यूमिनियम के बार लिए जाते हैं, ये जो बार्स दे रखे हैं सारी वाइंडिंग होती है। यहाँ पर ये जो बार्स होते हैं पास 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 बहुत पास पास ये बार्स होते हैं, यही हमारी क्या होती है वाइंडिंग करती हैं। सोचना कि इसके ऊपर अलग से क्या करी जाएगी कोई वाइंडिंग भी करी जाएगी। और इन बार को क्या करने के लिए एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए भी कहो कि या और एक शॉर्ट सर्किट बनाने के लिए भी कहो, साइड में क्या लगी रहती है सेंट्रिक, तो इन बार को सपोर्ट भी कर सकते हैं, और शॉर्ट सर्किट को मतलब वायर जैसे शॉर्ट रहते हैं तभी वायर में करंट फ्लो होती है, तो इस तरीके से क्लोज सर्किट बनाने के लिए क्या लगी हुई एंड रिंग भी सेम मटेरियल की बनती है, जिसके हमारे कौन क्या होते हैं बार्स होते हैं। बार अगर कॉपर के हैं हमारी जो एंड रिंग रहेगी वो भी हमारी रहेगी कॉपर की ही
रहेगी। नेक्स्ट चीज, ये जो रोटर के बार हैं ये कभी भी क्या नहीं लगाए जाते, सीधे सीधे नहीं लगाए जाएंगे, ये हमेशा कैसे लगाए जाएंगे, स्क्यू। थोड़े से इन्हें क्या कर दे देते हैं, टेढ़े कर देते हैं, स्क्यू कर देते हैं किसी एंगल पे, तब ये लगाए जाते हैं, जैसे कि तो भी हो रहे हैं। स्क्यू ये क्यों करे जाते हैं कि इसमें हार्मोनिक्स होता है, हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जिससे कॉगिंग या क्रॉलिंग की प्रॉब्लम आती है, उस वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये हल्के से क्या बनाए जाते हैं, स्क्यूड बनाए जाते हैं बार्स। रोटर के पास ही यहाँ पर क्या है, रोटर की वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये स्क्यू करे जाते हैं यहाँ पर। अब ये जो रोटर होता है, रोटर में क्योंकि करंट फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसमें क्या फ्लो होती है, इसमें भी करंट फील्ड फ्लो होती है, करंट फ्लो होगी तो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिससे यहाँ पर क्या आ सकते हैं, सेम एडी लॉसेस आ सकते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस आ सकते हैं। तो इसलिए इस रोटर में ये देखो इस तरीके से लैमिनेट करे जाते हैं। ये जो रोटर है यही बार यहाँ पर है, वो रोटर है, ये रोटर का बार हो गया, ये एंड रिंग है, और ये स्क्यूड हार्ड स्ट्रक्चर होती है, वो खाली दिखाने का एक तरीका, मेन रियल में बनी। और इसको भी क्या कर देते हैं, पतली है देख, ऐसी पतली पतली गोल गोल बहुत सारी लैमिनेशन सीट होती है, और फिर उन शीट को एक साथ क्या कर दिया जाता है, मर्ज करके तब रोटर ये बनाया जाता है, करा जाता है। ये जो बार जिसके बार है उन बेस है, ये से बार जा सके, तब ये पतली पतली लैमिनेशन शीट को क्या कर दिया जाता है, आपस में कंप्रेस करके एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है। ये किस लिए लैमिनेट करा जाता है, ताकि यहाँ पर एडी करंट लॉसेस क्या हो सके, कम हो सके। एडी लॉसेस को कम करने के लिए इसकी रोटर की ये जो कोर है तो क्या करा जाता है, लैमिनेट करा जाता है। अब ये मैं समझना, इन बार को लैमिनेट कर रहे हैं, बार ऐसे ही रहते हैं, बार लैमिनेट नहीं होती है। ये जो बाकी बची कोर स्ट्रक्चर है ये तुम्हारी क्या रहती है, लैमिनेट रहती है, फिर लैमिनेट करके इसे एक करके क्या कर दिया जाता है, आपस में कंप्रेस करके, मतलब लैमिनेट अलग 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 बहुत सारी बार्स हैं, और उन्हें फिर एक करके रोटर बना दिया जाता है। तो इसमें कोई स्लिप रिंग की क्या नहीं रहती, नीड यहाँ पर नहीं रहती। और जो रोटर बनाया है उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस स्टार्टिंग से क्या रहता है, यहाँ पर ही रहेगा। तो ये जो स्क्वायरल केज है ये हमारा सिंगल केज में भी आता है और डबल केज में भी आता है, तो वो इतना डीप में कोर्स में नहीं है, तो बस ये स्क्वायरल केज यहाँ पर क्या करना है कि स्क्वायरल केज क्या है। नेक्स्ट है ये स्क्वायरल केज देख लिया। अब स्क्वायरल केज में क्या चीज बताई कि इसमें हमारी क्या नहीं होती, स्लिप रिंग नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ क्या नहीं कर सकते, कोई बाहर से ऐड नहीं कर सकते। तो ही इसका रेजिस्टेंस है जो स्टार्टिंग में, वही क्या रहता है, रहता है, बाहर से हम कोई भी यहाँ ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारी ये वाली है स्लिप रिंग या वाउंड टाइप, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या फिर वाउंड टाइप इंडक्शन। वाउंड टाइप इसे कहा है क्योंकि वाइंडिंग को वाउंड करते हैं, इसके ऊपर हमारा रोटर के ऊपर, तो यहाँ हमें रोटर लेना पड़ता है, यहाँ एक कोर लेनी पड़ती है। सेम कोर हमारी क्या रहेगी, सिलिकॉन स्टील के ही बने हुए रहते हैं, या रोल्ड स्टील या कास्ट स्टील बनी हुई रहती है, और उसे लैमिनेट करना पड़ता है। तो सेम हमारी देखो ये पतले पतले लैमिनेशन है, एक भी होंगे अलग अलग, ये पतली पतली लैमिनेशन है, ब्लू कलर ये कोई अलग नहीं है, खाली स्लॉट दिखाने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, ब्लू कलर दिखा दिया, कोई अलग आर्मेचर नहीं है। ब्लू कलर सिर्फ किस लिए यहाँ पर शो करा है कि एक स्लॉट को दिखाने के लिए कि ये हमारा क्या होता है, स्लॉट होता है, हमारा क्या है, स्लॉट है, इसके लिए आर्मेचर रोटर वाइंडिंग करने के लिए। तो ये रोटर में स्लॉट है। स्लॉट यहाँ पर देखो कि ये जो स्लॉट है, स्लॉट कैसे है, अब स्लॉट देखें कैसे स्लॉट यहाँ पर दिखा रखे हैं, ओपन स्लॉट ही यहाँ पर दिखा रखे हैं। यहाँ भी अगर स्लॉट देखा जाए तो पूरे खुले हुए स्लॉट नहीं है, अंदर डीप है और ऊपर से थोड़े क्या है, बंद है, तो ये भी सेम ही ओपन स्लॉट का ही क्या है, एक टाइप यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। तो ये हमें किसका दिखा दिया, स्लॉट का टाइप। ये उसमें क्या हो रही है, वाइंडिंग। यहाँ पर जो वाइंडिंग होती है स्क्वायरल केज में क्या कहता है, कोई वाइंडिंग नहीं होती, जो बार्स हैं वही हमारा किसका काम करते हैं, वाइंडिंग का काम करते हैं। तो इसलिए स्क्वायरल केज में ये चीज याद रखना कि स्क्वायरल केज में जो फेस बनते हैं, जो पोल्स बनते हैं, वो डिपेंड करते हैं जो स्टेटर है, स्टेटर के जितने पोल बनेंगे सेम उसी अकॉर्डिंग या उसी में स्टेटर के जितने फेज होते हैं उसी के नीचे ही हम क्या मानते हैं कि इसके फेज बन रहे हैं, या हम स्क्वायरल केज में ये चीज साफ होती है कि इसमें कोई फेज नहीं होता दिया गया, इन बात से कोई फेज नहीं बनता, जो हमारे स्टेटर के फेज बनेंगे
जो स्टेटर के पोल होंगे उसी फेज के नीचे ही हम किसका फेज मानते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन का फेज मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी वाइंडिंग करनी पड़ती है, यहाँ पर 3। तो यहाँ रोटर में क्या चीज हमें याद रखनी है कि यहाँ हमें रोटर में कौन सी वाइंडिंग करनी, फेज वाइंडिंग ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो पोल बनेंगे उसी अकॉर्डिंग बनेंगे, जो हम जैसी हम वाइंडिंग करी है 3 फेज वाइंडिंग करी है तो 3 फेज बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कितने होंगे, 3 होंगे, वो सेम 120 डिग्री पर जैसे होते हैं। तो ये रही हमारी क्या, 3 फेज वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग करी हुई है और वाइंडिंग करके तीनों फेज क्या कर लिए, बाहर निकाल। ये क्या है, स्लिप रिंग है। यहाँ पर क्या चीज कही थी, अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इसीलिए इसे कहा है क्योंकि स्लिप रिंग यूज करी जाती है। वाउंड टाइप इसमें इसलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे वाइंडिंग वाउंड करी जाती है। तो यहाँ शाफ्ट पे क्या होती है, ये 3 स्लिप रिंग लगी हुई। इन तीनों स्लिप रिंग से ही हमारे क्या है, जो वाइंडिंग जो बाहर वायर निकले हुए हैं वो स्लिप रिंग से कनेक्ट है। और ये हमारा कनेक्ट होता है ब्रश से। ठीक है, ये ब्रश से क्यों कनेक्ट होता है, यहाँ पर अगर अब हमें बाहर से क्या जोड़ना है, रजिस्टर ऐड करना है। मेन इसका यूज इसलिए होता है कि हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, टॉर्क चेंज करना पड़ता है, स्पीड कंट्रोल करनी पड़ती है। ये मोटर इसीलिए यहाँ पे स्पीड कंट्रोल इजीली करी जा सकती है रेजिस्टेंस ऐड करके। तो यहाँ पर या फ्रीक्वेंसी चेंज कर, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका टॉर्क बढ़ा सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क हाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बाहर से रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है। तो ये जो रेजिस्टेंस अब ऐड होगा वो क्या होता है, ये अलग से जो ब्रशेस हमने जोड़े हैं, इन ब्रशेस को जोड़कर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरीके से अंदर जो वाइंडिंग होती है सेम उसके साथ रजिस्टेंस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो स्टार में ही हम ये वाइंडिंग लेते हैं और स्टार में ही मतलब बाहर से जो भी रजिस्टेंस जोड़ना है वो इसमें स्टार में ऐड कर लेते हैं, तो टोटल हाई हो जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाकर हम स्टार्टिंग टॉर्क को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा किसका है, किसका डायग्राम दिखाया है, वाउंड टाइप या स्लिप रिंग टाइप मोटर का, जिसमें क्या चीज बताई है कि ये वाली जो मोटर्स होती हैं इसमें कोर होती है, कोर लैमिनेट रहेगी, सिलिकॉन रहेगी, कोर में स्लॉट होते हैं, स्लॉट में की जाती है। 3 फेज वाइंडिंग जो करी जाएगी वो बाहर स्लिप रिंग से 3 फेज जुड़े रहते हैं, स्लिप रिंग से ब्रश कनेक्ट रहते हैं और उससे हम बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो याद रखनी है कि स्लिप रिंग में तो बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करे जा सकते हैं, स्क्विरल केज में बाहर से कोई एक्सटर्नल ऐड नहीं करे जा सकते। तो इसलिए जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसे हाई कर सकते हैं जो हमारी स्लिप रिंग है। जो हमारी स्क्वायरल केज है उसमें हम स्टार्टिंग टॉर्क जितना है मैक्सिमम हाई अगर मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है उतना ही क्या नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या हो गई है, इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन हो गई है। कि क्या स्टेटर होता है, कैसे इसके रोटर होते हैं, और दोनों रोटर के टाइप में इसके टाइप हो गए हैं कि एक वाउंड टाइप होती है और एक हमारी क्या होती है, स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर होती है। दोनों में इनमें हल्का फुल्का क्या भी रहता है, थोड़ा बहुत, मतलब किस चीज का डिफरेंस है, स्ट्रक्चर का तो है ही, मेन है स्टार्टिंग टॉर्क का और स्पीड कंट्रोल का, कि कंट्रोल करनी है तो और अगर वो वाली है तो करी जा सकती है। इन टॉर्क है कि स्टार्टिंग टॉर्क इसका हाई होता है ऐड करा, और उसका अगर स्टार्टिंग टॉर्क इसकी कंपेयर में गए क्योंकि उसमें हम बाहर से एक्सटर्नल ऐड नहीं कर सकते। नॉर्मली अगर इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर रहे हैं तब अगर बात करें तो उसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस या उसका स्टार्टिंग टॉर्क तो अब हम हाई कह सकते हैं विदाउट एक्सटर्नल करे। अगर ऐड कर देते हैं तब हम टॉर्क क्या कहते हैं, हाई होता है ऐड करने पर। तो ये हमारी हो गई 3 फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन। अब हम क्या कहेंगे, अगर 3 फेज इंडक्शन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल या फिर वर्किंग, वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसकी वर्किंग अब क्या होती है, सेम। अब हमने यहाँ क्या करते हैं, इसके स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई दी जाती है। स्टेटर पे हमने क्या, 3 फेज सप्लाई, जब स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई यहाँ पर दी है तो इस यहाँ पर क्या होगा, 3 फेज की तरह ही तो ये भी पोल है और वहां पर क्या दिए, 3 फेज सप्लाई दी है। एक फेज होगा उससे सप्लाई आएगी, चाहे करंट की वैल्यू गए हैं किस, फेज होगा इससे 120 डिग्री
वाली वैल्यू आएगी। जो तीसरा फेज होगा इससे 120 इस तरीके की वैल्यू आएगी। ये हो गई सप्लाई। अब इसमें क्या है, अगर हम 3 फेज कनेक्शन यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ तीनों फेज आ गए। जब इनने इस तरीके से स्टेटर पे सप्लाई दी है 3 फेज, जो इसका स्टेटर होगा, स्टेटर है, स्टेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी हमारा किस तरीके का होगा, सिंगल फेज एक दिया उससे एक मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड एक और फेज दिया उससे दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड एक और फेज आ रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल इसी तरीके से ही तो होगा कि इस पॉइंट पर अगर इस वाले का 0 है, दूसरे वाले का जो वाई फेज वाले का फेज होगा पॉजिटिव में, और जो वाई वाला है उसका जो फ्लक्स नेगेटिव में, फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो उसके करंट फ्लो कर रही है। ऐसे अगर ये वाला पॉइंट देख, यहाँ पर बी वाले का, आर वाले का पॉजिटिव है, वाई वाले का कुछ नेगेटिव है। अगर अलग अलग पॉइंट ऐसे दिख रहे, क्या पता लगेगा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो तीनों फेज हैं, तीनों फेज मैग्नेटिक फील्ड कैसा दे रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं। तो अगर हम स्टेटर में देखें, स्टेटर है और स्टेटर क्या है डिफरेंट, यहाँ पर दिए इन पोल्स में क्या रहता है, अलग अलग ही तो इन पोल में अलग अलग ही हमारे क्या रहते हैं, मैग्नेटिक रहेंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो भी कैसा रहेगा, रोटेटिंग रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टेटर होता है, और जब स्टेटर पे सप्लाई दी जाती है तो स्टेटर पे सप्लाई देने पर इसमें क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है खाली, खाली क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट पर एरिया की बात करें, इस पर इस वाले से तो कुछ और मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे वाले से कुछ और मैग्नेटिक, तीसरे और मैग्नेटिक। तो हमें हर समय क्या दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पूरे सर्किट में बार बार कैसा रहता है, ना कुछ बदलता हुआ रहता है। किस वजह से, अगर खाली एक सप्लाई होती सिंगल एसी, सिंगल एसी की वजह से हर पोल के नीचे टाइम पर फिक्स ही रहता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसके पोल के नीचे बार बार मैग्नेटिक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब इस जगह चेंज हो रहा है तो यहाँ भी चेंज, यहाँ भी, जितनी जगह है हर जगह इस पूरे स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड बार बार क्या रहता है, वेरी करता रहता है। कौन सप्लाई की वजह से, थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बार बार क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब स्टेटर पे थ्री सप्लाई दी, जब स्टेटर पे थ्री फेज सप्लाई दी जाती है, स्टेटर वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से स्टेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होता है वो हमारा कैसा रहता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक, रोटेटिंग टाइप का। अब मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एक तरीके से रोटेटिंग में ना कहो तो वेरी बोल दो, कि हर पॉइंट पे बार बार वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब हर पॉइंट पे जब वैल्यू बार बार चेंज होती जाती है, कभी जीरो, कभी हाई, कभी कभी जीरो, हाई, कभी, तो वो हमें कैसा लगता है, चलता हुआ लगता है। कोई भी चीज, अगर हम लाइट ही देखें, लाइट ऐसे 4-5 लाइट कनेक्ट है और बार बार ये ऑन ऑफ होती है, तो क्या लगता है जैसे ये लाइट इस जगह से क्या चल रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। बल्कि होता क्या है, वो मूव नहीं करती, बस ऑन ऑफ वैल्यू चेंज होती है। सेम चीज हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की कह रहे हैं, कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपने ही जगह बार बार वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। इस वजह से ऐसा लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस टाइप का है, रोटेटिंग है। अब यहाँ पर बीच में क्या है, चाहे स्क्वायरल केज का हो, चाहे स्प्रिंग टाइप का हो, बीच में रखा हुआ है रोटर, और रोटर में हमारे क्या है, कंडक्टर है, तो वायर है। सेम, अब फेराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल देखें तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि अगर ये जो यहाँ पर कंडक्टर है, क्या है, यहाँ कंडक्टर ही तो है, इन कंडक्टर को जब एक
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा। क्या कहते हैं, कोई भी कंडक्टर अगर ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ मैग्नेटिक बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमें क्या चीज पता है, व्हेन अ कंडक्टर एक्सपीरियंस अ changing magnetic field across it an EMF is induced in it। किसी भी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड कराएंगे उस कंडक्टर के अक्रॉस, तो उस कंडक्टर में क्या डेवलप हो जाएगा, ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो इस कंडक्टर में जब बार बार मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगा हर कंडक्टर के अक्रॉस, तो चाहे हमारा स्क्वायरल केज हो चाहे हमारा वाउंड टाइप हो, उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। और अगर ये वाइंडिंग शॉर्ट है, इसका मतलब क्लोज है, कहीं पे सर्किट क्लोज बना रही है, तब क्या होगा इस केस में, ये वाइंडिंग भी आपस में, मतलब ये वाइंडिंग भी अगर क्लोज है, तो इस केस में क्या होगा, इसमें करंट फ्लो लग जाएगी। अब तुम सोचोगे कि स्क्वायरल केज में कैसे होती है, स्क्वायरल केज में क्या कहा था, ये जो है ये क्लोज सर्किट ही तो बना रही है, एक तरीके से क्या करने का काम करती है, क्लोज करने का काम करती है। यहाँ पर ये क्लोज करने का काम करें, इसका मतलब ये वाली सारी बार्स क्या क्लोज है, तो इनमें भी क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो हो जाएगी। सेम ये वाली वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग आपस में चाहे यहाँ बाहर से कनेक्ट हो कोई वाइंडिंग या नहीं कनेक्ट हो, ये वाइंडिंग आपस में यहाँ पर कनेक्ट रहती है, स्टार या डेल्टा में इनका रहता है, यहाँ पर कनेक्शन रहता है। ये जो थ्री फेज वाइंडिंग है इनका यहाँ पर स्टार डेल्टा किसी में कनेक्शन रहेगा, तभी तो सर्किट यहाँ पर क्या रहता है, क्लोज रहता है। अब क्या चीज बताई कि जब ये कंडक्टर किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं तो ये क्या करते हैं कि इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और क्योंकि ये रोटर हमारे क्लोज हैं, क्लोज होने की वजह से कंडक्टर ये जो हमारा है क्लोज है, तो इसमें करंट फ्लो होने लग जाती है। अब हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर, डीसी में तो हम सप्लाई दे रहे थे ना, तो करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में था। अब सेम लगाओ लॉरेंट्स लॉ। लॉरेंस लॉ क्या होता है, जिसे हम लॉरेंट फोर्स भी कहते हैं, लॉरेंस लॉ क्या होता है, when a conductor when a current carrying conductor placed in a magnetic field, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गए करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमारा रोटर है। when a conductor placed in a when a current carrying conductor placed in a magnetic field it experiences a force, लॉरेंस फोर्स उसे कहते हैं। तो ये जो कंडक्टर होता है इसे क्या एक्सपीरियंस होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो इसको क्या कर देता है, जब फोर्स एक्सपीरियंस जो इसको क्या कर देता है, देता है। ठीक है, तो ये हम लॉरेंस फोर्स से ही निकालते हैं कि सेम कहा था कि फोर्स होता है वो क्या होता है हमारा बी क्रॉस आई से ही तो। तो जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो वो कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। और क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर अपना जो सेंटर है, सेंटर से किसी डिस्टेंस पे रहता है, जिससे क्या भी डेवलप हो जाता है, टॉर्क डेवलप हो जाता है, वजह से क्या करने लगता है। तो यहाँ पर भी ये रोटर को जब फोर्स एक्सपीरियंस होता है तो ये रोटर जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। अब इस डायरेक्शन में क्यों रोटेट कर रहा है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, तो सेम चीज क्योंकि यहाँ पर लग जाता है लेंज लॉ। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, जो इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ है, वो अपने ही कॉज का क्या करती है, अपोज करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स डेवलप हुआ है, जो यहाँ पर फोर्स डेवलप हुआ है वो अपने ही कोस का क्या करेगी, अपोज करेगी। कोस का अपोज मतलब जिस स्पीड से ये मैग्नेटिक घूम रहा है उसको क्या करने की कोशिश करेगी, जीरो करने की कोशिश करेगी। जीरो ये मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब ये उसके बराबर पहुंच जाएगी, जब इसकी स्पीड भी हो जाएगी जिसको घूम रहा है, तब हम कहेंगे कि क्या हो गई है, इसने इसकी स्पीड को क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है रोटेट करता है, ये भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है जिस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक है। तो यहाँ हमारा रोटर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो स्टेटर ने मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में ये क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। लेकिन जो ये रोटर मूव करेगा और ये जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी जो स्पीड रहती है कभी भी क्या नहीं रहती, सेम नहीं है। यही जो इनके बीच में रिलेटिव है, रोटर की और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बीच की जो रिलेटिव
कहते हैं स्लिप। एक वर्ड इसमें यूज करा जाता है, क्या वर्ड यूज करा जाता है? स्लिप। स्लिप हमारी क्या होती है? रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर। रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच की जो रिलेटिव स्पीड है वो हमारी क्या होती है? स्लिप होती है, या रिलेटिव स्पीड कहते हैं। स्लिप को तो प्रॉपर फिर हम कंपेयर करके निकालते हैं। तो रिलेटिव रोटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर हमारी कितनी होती है? ns माइनस एन आर। अब ns और nr है क्या? ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटर तो हमारा रोटेट करेगा नहीं, क्या रोटेट कर रहा है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है। मानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है, जो चेंजिंग की स्पीड है, हम वो मान लेते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है उसे हम कितना कहते हैं? कि ये किसी एक सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड बस कह दिया कि ns इज 120 f अपॉन p। जितनी इस पे फ्रीक्वेंसी दी है और जितने इसके पोल हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर होता है, ये एक स्पीड से यहाँ पर क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। तो ns इज इक्वल्स टू 1 p होता है। यहाँ पर अब ये जो रोटर मूव कर रहा है, अब यहाँ पर क्या करा, ये जो रोटर ने फोर्स एक्सपीरियंस करा और ये मूव करा, उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड हमने कह दी एन। जो इनकी रिलेटिव स्पीड हुई, रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? रिलेटिव, ये कभी भी एक, ये इसे चेंज करने की कोशिश करता है, इसे जीरो करने के लिए बिल्कुल आएगा, सेम स्पीड लाने की भी कोशिश करेगा उसे जीरो करने के लिए। तो रिलेटिव स्पीड होती है ns एन आर, एन आर। इसकी क्या हो गई? ये रिलेटिव स्पीड हो गई। ठीक है, अब स्लिप क्या होती है? स्लिप रिलेटिव स्पीड को ही एक तरीके से बताती है। तो इन स्पीड का डिफरेंस होती है, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रिस्पेक्ट माइनस एन आर, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। और परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ किसने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्लिप इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन, एन एस हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ये होती है स्लिप। अब ये स्पीड कहते हैं कि क्यों ये एक दूसरे की स्पीड के यहाँ पर बराबर नहीं होते। कि मान लो ये रोटर घूम रहा है और हमेशा हमने क्या कहा, इससे थोड़ा सा क्या रहता है? पीछे थोड़ी सी स्पीड कमी रहती है, बिल्कुल बराबर नहीं होती। थोड़ी सी का मतलब अगर ये 1500 है तो वो 1420 1430 कुछ इस टाइप की स्पीड में रहेगी। अब ये क्या करता है, जैसे रोटर बिल्कुल इसे घुमा, इसके साथ ही जाने की कोशिश करता है कि फील्ड है उसी स्पीड। और ऐसी मान लो कोई कंडीशन आ भी जाती है कि एनएस बराबर क्या हो गया? एनआर हो गया। जिस कंडीशन में एनएस बराबर एनआर हो गया, मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? जीरो यहाँ पर हो जाएगी। जब रिलेटिव स्पीड ही जीरो हो गई तो रोटर को जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग तो लगेगा नहीं। अगर रिलेटिव स्पीड जीरो हो गई, ये रोटर बिल्कुल उसी स्पीड से घूम गया जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडीशन में जो रोटर है उसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या नहीं लगेगा? चेंजिंग नहीं लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। जिस वजह से हम क्या कह सकते हैं, अब तो रोटर है, रोटर बार में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां क्या प्रोड्यूस नहीं होगा? कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो कोई करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगी तो उस पर क्या नहीं लगेगा? कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब कभी भी मान लो ये चलते चलते भी अगर एनएस स्पीड तक पहुंच भी गया, तो उस कंडीशन में जाकर भी क्या होता है कि एकदम से ईएमएफ और करंट जीरो हो जाते हैं, जिससे लगना बंद हो जाता है। और ये जैसे ही घूमना बंद करा तो हल्का सा पीछे आया, तो फिर से इसकी स्पीड एनएस से थोड़ी कम हो, जैसे इसकी स्पीड फिर से एनएस से थोड़ी कम हो गई, फिर इस ये कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा? रोटेटिंग। तो इसमें फिर से E2 I2 F क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। ये क्या करना कर देगा? मूव करना शुरू कर देगा। इस तरीके से हम कहते हैं कि कभी भी ये सिर्फ हमने बताया कि जीरो होते हैं, जीरो होते ही ये रुकता नहीं है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड जब चेंजिंग मिल जाता है फिर ये क्या करने लगता है? एनआर स्पीड से मूव करने लगता है। इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये इनके बीच जो स्पीड रहती है वो कभी भी बराबर नहीं होती। रिलेटिव स्पीड कितनी रहेगी? ns माइनस एन। रोटर की स्पीड हमारी कितनी रहेगी? है। अब जब फोर्स इसमें डेवलप हुआ तो क्या होगा? कोई टॉर्क भी क्या होता है? डेवलप होता है। तो ये हमें चीज यहाँ पर पढ़नी है। ये वर्किंग प्रिंसिपल है, ये सिंक्रोनस एनआर रोटर की स्पीड, और एक हमारी होती है स्लिप। इसे नॉट किससे नॉट करते हैं, यहीं से हम कह सकते हैं कि अगर रोटर की फ्रीक्वेंसी कहें
रोटर की एफ एफ ये हमारी है रोटर की फ्रीक्वेंसी। रोटर की फ्रीक्वेंसी भी ये कहाँ से आती है, सेम हम यहाँ पर फॉर्मूला यही लगाते हैं, एन एस वन माइनस एस करके यहाँ पर लगाते हैं, तो वहीं से रोटर की फ्रीक्वेंसी आई है, पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे एफ। तो ये हमारा यहाँ क्या कंप्लीट हुआ है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन, उसके टाइप और थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन देखेंगे, उससे हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर खत्म हो जाएगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।